अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। सऊदी अरब के शहर रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम का ये एक सेशन मुनक़िद हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये कि आपको सबको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम जो है वो एक ऐसा इंटरनेशनल फ़ोरम है जिसको समझा जाता है कि वेस्ट के मफादात और इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ ये लोग करते हैं और एक ऐसा फ़ोरम जिसमें ये दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इनको इकट्ठा करते हैं, इनके साथ कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं और इस फ़ोरम की मदद से ये अपनी मर्ज़ी के जो है वो काम करते हैं दुनिया में। यही जो फ़ोरम है ये जब 2-3 दिन पहले की ये न्यूज़ है, ये जो रियाद में मुनक़िद हुआ है, इसमें इंटरेस्टिंग बात बहुत ज़्यादा ये है कि जो अरब कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत ही खुलकर फ़लस्तीन के बारे में और गज़ा के बारे में अपने जो है ख़यालात और अपने जो एहसासात हैं उनका इज़हार किया है। और ये जो इसी फ़ोरम का मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, कुछ वीडियोस की झलक दिखा रही हूँ। ये पहले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सऊदी अरब के प्रिंस फैसल हैं, जो कि सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इनका कुछ 1-2 हफ़्ते पहले दौरा हुआ है पाकिस्तान का भी। इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारी ट्रेड डील्स की भी बातें की और डेफिनेटली गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में भी जो है बात करके वो गए होंगे। और इस फ़ोरम में उन्होंने जो बातें की हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, उनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। एक तो उन्होंने ये बोला कि जो गज़ा जितनी वहाँ पे तबाही हो चुकी है उसको सिर्फ रीबिल्ड करने के लिए, उतनी ही सिचुएशन में उसको वापस लाने के लिए 30 साल का वक्त दरकार है और 15 साल तो सिर्फ वो जो रबल है, जो वहाँ पर टूटी हुई बिल्डिंग्स और टूटे हुए घर, मकानात और हॉस्पिटल्स और वो सब, उन सबको उठाने में, उन सबको क्लियर करने में जो है ना 15 साल लगेंगे। सो आप देखें कि ये इस गज़ा की रीबिल्ड होने में कितनी दुश्वारी है, कितना मुश्किल है। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जिस ट्रॉमा में से और मुश्किल में से जो है इस वक्त गज़ा के जो लोग गुज़र रहे हैं और जो वहाँ के जो वेस्ट बैंक के भी लोग और गज़ा के भी जो लोग गुजरे, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपना बिल्कुल साफ़ तौर पर ये इस बात का इज़हार किया कि जो है वो क्या सोचते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीन का जो मसला और गज़ा का मसला जो है वो हल एक ही तरह से होगा कि 2 स्टेट सलूशन की तरफ जाया जाए और फ़लस्तीन को उसका जो प्रॉपर स्टेट हुड है वो दिया जाए। और उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि सब अरब कंट्रीज़ के जहन में यही चीज़ है कि वो डेफिनेटली फ़लस्तीन का जो मसला है वो हल करने के लिए फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना पड़ेगा, जिसके लिए लगता है कि इजराइल इस वक्त तैयार नहीं है। इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम ऐमन सफ़दी, इन्होंने भी इस तरह की ये बातें की हैं। उन्होंने कहा कि 2 तरह के मामलात हैं इस वक्त हमारे सामने। एक तो जो अर्जेंट है, जिसमें है कि फ़ौरी तौर पे सीज़ फायर करवाया जाए, फ़ौरी तौर पे जंग बंदी हो और अमन का माहौल पैदा किया जाए। और जब सीज़ फायर सामने आएगा तो फिर हम भी प्रेशर डाल सकेंगे गज़ा के लोगों पे, हमास पे, कि वो जो प्रिजनर्स हैं उनको वापस करें, जो इजरायली प्रिजनर्स उनके पास हैं उन्हें वापस करें। और लॉन्ग टर्म के लिए जो वही रोड मैप जो उन्होंने कहा कि ये सऊदी प्रिंस ने बताया, एग्जैक्टली वही जॉर्डन के जहन में भी है कि जब तक हम एक परमानेंट सलूशन नहीं निकालेंगे फ़लस्तीन का और उनको एक स्टेटहुड नहीं देंगे, तब तक इस रीजन में, इस एरिया में अमन नहीं आएगा। और उन्होंने बोला कि हम अब जो है इतना सब कुछ होने के बाद जो है वो वापस दोबारा स्टेटस को पे मॉडस ऑपरेंडी बिफोर 7 अक्टूबर पे नहीं जा सकते। कि अगर इजराइल ये सोचे कि चलो जंग बंदी कर लेते हैं और वही सिचुएशन जो पहले थी उसको बरकरार रखते हैं, अब वो नहीं होगा। बिकॉज़ अब जितना शिद्दत के साथ गज़ा के लोगों के ऊपर जुल्म हो चुका है और वेस्ट बैंक के साथ जो जो कुछ हो रहा है, उसके बाद अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि अब उनको इस मामले को जूं का दूध छोड़ दिया जाए, बल्कि करना ये होगा कि हमें एक परमानेंट सलूशन की तरफ लेकर जाना होगा। और उन्होंने इस बात पे जोर दिया
कि अगर इज़राइल जो है वो चाहता है कि वो अमन से रहे इस रीजन के अंदर, और अगर वो चाहता है कि अरब के जो ममालिक हैं वो इज़राइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें, और हम भी ये चाहते हैं कि हम उसके साथ कर लें, लेकिन उसके लिए फ़लस्तीन को, वेस्ट बैंक को, गाज़ा को अमन देना लाजमी है। जब तक वहाँ पे अमन नहीं होगा तब तक इज़राइल भी अमन के साथ, सुकून के साथ नहीं रह सकता। और ये चीज़ इज़राइल को अब समझ लेनी चाहिए। ये बात उन्होंने दो टोक अल्फाज में कह दी, और उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू जो है वो ये सब नहीं चाह रहा, उसको हम ये पेशकश कर रहे हैं, हम मुस्तकिल ये पीस टॉक्स में उसके साथ ये बात कर रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आओ, फ़लस्तीन की को एक आज़ाद मुल्क बनाने की तरफ आओ, तो तुम्हें भी जो है सुकून से इस रीजन में रहना दिया जाएगा। तो लेकिन नेतन्याहू जो है इस तरफ बिल्कुल नहीं आता। और इसी के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर हैं समय शुक्री, इन्होंने भी इस तरह की बातें की। उन्होंने बोला कि हमारा भी बिल्कुल यही ख्याल है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से, यानी इजिप्ट की तरफ से और जॉर्डन, ये दोनों जो हैं स्पेशली पीस टॉक के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इनका एक किरदार है, जो अभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं दोनों ममालिक। तो इन्होंने कहा, शुक्री ने, कि जो पीस प्रपोज़ल है वो तो टेबल पे हमने रखा हुआ है, और पीस प्रपोज़ल में डेफिनेटली ये बात तो की जा रही है कि सीज़ फायर करो, और सीज़ फायर के फ़ौरन बाद जो है हम प्रिजनर्स को भी वापस देने की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की जो स्टेटहुड है उसकी भी बात पीस टॉक के अंदर शामिल होगी, जिसके ऊपर जो है वो इज़राइल नहीं आ रहा। और उन्होंने इस बात बावर की कि ये जो भी हमास ने काम किया है 7 अक्टूबर वाले दिन, ये हमास की इसमें गलती नहीं है, और ये इसका जो सिलसिला है वो 7 अक्टूबर वाले दिन शुरू नहीं हुआ, बल्कि 70 साल पहले से ये शुरू हुआ है, जब से जो इज़राइल है वो मुस्तकिल एट्रॉसिटीज़ कर रहा है, अपार्थाइड कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन के लोगों का। सो ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा इस लिहाज से ये फोरम, और साफ़ तौर पे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके जो ख़यालात हैं गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, वो सामने खुल करके इस फोरम में आए। सो अब मैं आपको एक और भी जगह से कुछ और न्यूज़ बताती हूँ कि इस वक्त गज़ा के अंदर सिचुएशन क्या है। यूएन ने भी वार्न किया है कि रफ़ा के ऊपर जो है कुछ भी हो सकता है, इज़राइल किसी भी वक्त हमला भी कर सकता है, और बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर जो है वो पैदा हो सकता है। सो रफ़ा के ऊपर हमले को रोकना, इसके लिए यूएस भी, एंटनी ब्लिंकन भी कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए तमाम अरब कंट्रीज़ भी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और वो इस तरफ लेकर आ रहे हैं इज़राइल को कि रफ़ा के ऊपर हमले की तो बिल्कुल बात ही ना करो, और कुछ शराइत जो हैं वो आप इसकी मानो, हमास की भी मानो, कुछ हमास आपकी मानेगा, और मिलजुल कर इस मसले को हल करो। मीनवाइल दुनिया में और क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि चाइना ने यानी पिछले इसी हफ्ते में हमास और अल-फतह, जो दोनों, यानी हमास वो पार्टी है जो कि गज़ा को कंट्रोल करती है, और अल-फतह वो पार्टी है जो कि वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, और इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है काफ़ी यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और शक व शुबात की सिचुएशन है। ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, और इन दोनों का जो मिसट्रस्ट है इसका फ़ायदा कौन उठाता है? वेस्टर्न कंट्रीज़ उठाती हैं, इज़राइल उठाता है, और इसका फ़ायदा वेस्टर्न ममालिक उठाते हैं, और जो है अल-फतह को, महमूद अब्बास को हमास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और हमास को अल-फतह के ख़िलाफ़। तो चाइना ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इन दोनों पार्टीज़ को बुलाया है बीजिंग में, और इन दोनों के बीच में बात करवाई है, मुज़ाकरात करवाए हैं। और जिस तरह से कुछ महीने पहले चाइना ने एक बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया सऊदी अरब और ईरान के बीच में मुफ़ाहमत पैदा करने के लिए, और बड़ा कामयाब रोल उन्होंने प्ले किया, इसी तरह से उससे भी बड़ा ये काम होगा अगर वो फतह पार्टी और हमास के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दें, और उनसे ये कहें कि एक दूसरे का मफादात को सामने रख के मिलजुल कर आपने फ़लस्तीन को आगे लेकर चलना है। अगर आप दोनों आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलत फहमियों के ऊपर चलते रहे, तो फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेटहुड की तरफ आना जो है आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी चाइना की, अगर वो इन दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको एक पेज पर लेकर आ जाए, जो कि अभी तक कोई मुस्लिम कंट्री जो है वो एक लीडरशिप रोल अदा करते हुए ये काम नहीं कर सका है, जो चाइना इस वक्त अब करने लगा है। इसी को चाइना मॉर्निंग न्यूज़ ने भी कवर किया है, और उन्होंने बोला कि चाइना होस्ट टॉक्स बिटवीन राइवल पैलेस्टीनियन फैक्शंस हमास एंड फतह टू बिड एन एंड टू इंटरनल डिविजन्स।
और रिपोर्ट्स कम आफ्टर मेजर पावर शफल इन द फ़लस्तीनियन अथॉरिटी अमिड द इज़राइल गाज़ा वॉर। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ इसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि इसी असना में जबकि ये सब कुछ हो रहा है, इज़राइल अपनी हर दरमी पे कायम है, पीस टॉक के ऊपर वो मतलब सीज़ फायर के ऊपर वो कमिट नहीं कर रहा, मुस्तकिल एवरी डे वो गज़ा में 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन हलाकतों का मूजब बन रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर कर दूं कि टर्की ने ऐलान कर दिया कि वो इज़राइल के साथ अब जितनी भी उनकी ट्रेड बाकी रह गई थी वो सब भी अब बिल्कुल बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गज़ा के अंदर चला आ रहा है और जिसमें इज़राइल जो है वो अपनी हर दरमी से पीछे नहीं हट रहा, तो इसकी वजह से अब हम बिल्कुल ज़ीरो कर रहे हैं अपनी ट्रेड इज़राइल के साथ। सो दिस इज़ द सिचुएशन। थैंक यू।